Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आपकी और हमारी दोस्ती, इसकी तो बात है ही, मगर आज इसी दोस्ती के ऊपर जो फिल्म बनी थी उसकी बात करेंगे। ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, याद है आपको? किसके हाथ कौन मांग रहा था? गब्बर सिंह ठाकुर के हाथ मांग रहा था। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया डायलॉग है इसके, इस फिल्म के, खास करके जो फेमस हुए थे लोग इस फिल्म को आराम से डब कर सकते थे, इतने ज्यादा याद हो गए थे लोगों को ये डायलॉग। तो इस फिल्म का नाम क्या है आप समझ गए होंगे। जी हाँ, शोले द फेमस फिल्म आज भी टीवी पे आती है, हम और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इसी फिल्म की बात करेंगे, इसी फिल्म के बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे कि पीछे पीछे क्या हुआ। आगे तो हमने देखा स्क्रीन पे, हमने देखा मजे लूटे, खूब गाने गाए, खूब डायलॉग बोले, मगर पीछे का किस्सा क्या है वो सब शेयर करेंगे। और इसके साथ जुड़ी हुई है ढेर सारी मेरी भी यादें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस सिलसिले की बात करते हैं इस फिल्म की, शोले की, और बात है फिल्मी बात अंजू के साथ। तो वही गुजारिश आज फिर से करूंगी मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और साथ में मजे लूटिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो रात को 11:30 बजे हम आपको दिखाते हैं, फिल्मी बात अंजू के साथ। तो दोस्तों 1975 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। सलीम जावेद इसके थे राइटर, और डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी साहब। तो रमेश सिप्पी साहब की बात मैं पहले करती हूँ, बड़े ही फेमस डायरेक्टर हैं। ये उनकी एक ऐसी फिल्म थी जो उनकी यादगार फिल्म बन गई थी। मेरे एक बार उनसे भेंट हुई थी और बहुत ही प्यारी भेंट हुई थी, एक प्रोजेक्ट के लिए हुई थी, और उस प्रोजेक्ट में उनकी वाइफ किरण भी साथ में थी। और जब बातें शुरू हुई तो मैं, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, पंजाबी चैनल को, तो वहां पे उस शो की बात हो रही थी जिसको लेके उन्होंने प्रोड्यूस करना था। तो करते करते इस फिल्म की बातें हुई, तो उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे किस्से भी शेयर किए, और साथ में ये भी कहा कि ये उनकी लाइफ की ऐसी फिल्म है जिसको वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो ये थी मेरी और रमेश सिप्पी साहब का एनकाउंटर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये फिल्म मेरे बचपन की फिल्म थी, बचपन में रिलीज हुई थी, बड़े होकर हमने देखी, तब हमने समझी कि फिल्म एक्चुअली है क्या। तो रमेश सिप्पी साहब की इस यादगार फिल्म को और भी यादगार बनाते हैं इस फिल्म की बातें करके। तो फिल्म की लोकेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो फिल्म जो शूट हुई थी वो ऐसी लोकेशन पे शूट हुई थी जो रामनगर था वो रामगढ़ बन गया था। तो रामगढ़ के वासियों, आपने डायलॉग सुना होगा, तो राम तो रख लिया और गढ़ और नगर में थोड़ा हेरफेर करके रमेश सिप्पी साहब यानी कि रामनगर को बना दिया रामगढ़। तो रामनगर एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी चट्टानें हैं, तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसी लोकेशन थी जो सूटेबल थी इस फिल्म के लिए, क्योंकि डाकुओं के ऊपर फिल्म थी और काफी ज्यादा फिल्म पूरी कह सकते हैं इस जगह पे शूट हुई है। कुछ एक सीन जो है मुंबई पुणे वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। तो खैर इस फिल्म को यहाँ पे शूट किया गया और बहुत खुश थे रमेश सिप्पी साहब इस लोकेशन को देख के। उनको लगता था कि अब तो आधे से ज्यादा काम मेरा हो ही गया है। तो उसके बाद दोस्तों बात करती हूँ मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्वेंस की जिसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ये फिल्म खास करके एक ट्रेजिक एंडेड फिल्म थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब की डेथ हो जाती है, और इसको एक्सेप्ट करना, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था क्योंकि जुरोंको से फिल्म की ऐसे टाइम पे ट्रेजिक एंड फिल्में बन भी रही थी और लोगों को इस डर भी था कि ये फिल्म एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, बट ये फिल्म ऐसी थी जिसको ना सिर्फ लोगों ने एक्सेप्ट किया ट्रेजिक एंड के साथ, बल्कि उसके बाद भी अमिताभ बच्चन को ऐसी फिल्म मिली जिसमें उनकी डेथ का ट्रेजिक एंड हुआ। और वो कहां पे खत्म हुआ, वो एक ऐसी फिल्म थी जिसका जिक्र मैं इसी एक सेक्शन में करूंगी, यानी कि ये फिल्मी बात अंजू के साथ। इसी सेक्शन में कभी भी आपको ये एपिसोड देखिएगा आपको पता चलेगा कि अंजू ने इस बात को वहां पे जाके जोड़ा है। चलो इस फिल्म की बात करते हैं, शोले की। तो शोले की जो रिलीज थी वो पब्लिक रिस्पांस के हिसाब से रिलीज हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पब्लिक माउथ जैसे हम बोलते हैं कि लोगों ने एक दूसरे को कहना शुरू किया कि फिल्म बड़ी अच्छी है, फिल्म बड़ी अच्छी है, देखने जाओ देखने जाओ। थिएटर बलाबल भर रहे थे, यानी कि थिएटर्स में जगह नहीं थी बैठने की। पर दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, उनके रिव्यूज पब्लिक से बिल्कुल उल्टे थे, उन्होंने इस फिल्म को अप्रिशिएट नहीं किया। बट फिल्म चली, फिल्म ने ओवरसीज में बहुत पैसे कमाए और इंडिया में भी बाद में, और अभी भी इस फिल्म को चैनलों पे बेचा जा रहा है, चैनल इनके राइट्स लेते हैं, फिर बार बार देखने को मिलती है और लोग भी उसको देखते हैं, उसकी टीआरपी भी आती है। मतलब कहने का कि फिल्म इतनी ज्यादा
प्यार ले गई इस पूरे के पूरे फिल्मी सफर में और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई। तो इसके बाद बात करते हैं उस चीज की कि जो फिल्म का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, बजटिंग। जी हाँ, पैसे लगाते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को होता है कि मेरे कम पैसे लगे और फिल्म बन जाए बहुत बढ़िया, मगर डायरेक्टर को होता है कि मुझे सिर्फ फिल्म बढ़िया ही बनानी है, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं। पहले थोड़ा डायरेक्टर्स को ज्यादा लिबर्टी मिलती थी, जैसे उनके ऊपर ही पूरी की पूरी फिल्म थी। आजकल थोड़ा सा ये कम हो गया। पहले बोलते थे कि डायरेक्टर जो है शिप का जो है मेन कमांडर है, उसी के ऊपर सारा शिप चलता है, कैप्टन है शिप का। बट आजकल कैप्टन कोई और हो गया, डायरेक्टर एक कठपुतली बन के रह गए हैं, ये आज का फैक्ट है। बट कहीं कहीं अभी भी कमांडर जो है डायरेक्टर हैं, बट उस टाइम पे डायरेक्टर के हाथ पूरी कमांड होती थी। तो डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब को इस फिल्म को बहुत बड़ा बनाना था और कामयाब फिल्म बनाना था, इसलिए उन्होंने बहुत टाइम लिया, बहुत पैसे भी लगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं 2-4 किस्से बताती हूँ इसके, कि एक आपने गाना जो मैंने शुरू में गाया है, ये दोस्ती, कितने मिनट का गाना होगा? 5 मिनट्स का। आपको पता है इसको करने में कितने दिन लगे? 21 डेज में ये गाना शूट हुआ है दोस्तों। 21 डेज कहने की बात है। 21 डेज में, आजकल 30 डेज में फिल्म बना के लोग खत्म कर देते हैं, मगर 5 मिनट में ये 5 मिनट का ये गाना 21 डेज में शूट हुआ। यही नहीं, उसके बाद एक और फैक्ट बताती हूँ आपको, कि आपको पता होगा कि एक सीन था जिसमें राधा यानी कि जया भादुरी जी लैंप जलाती हैं घर के, है ना, देखा था ना, वो अपना पूरा उनका फर्स्ट फ्लोर पे पूरा लैंप जलाती हुई जाती हैं, फिर लास्ट लैंप जलाती हैं, हल्की सी रोशनी करती हैं और हल्की सी रोशनी में वो अमिताभ बच्चन को देखती हैं। पूरा लाइट इफेक्ट था, पूरा लाइटिंग के साथ खेलता, और नो डायलॉग, सिर्फ कम्युनिकेशन आंखों की आंखों से, बस इतना सीन था। तो फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, आई एम श्योर। इस सीन को करने में दोस्तों 20 डेज लगे। कैन यू इमेजिन? कारण क्या था 20 डेज का? कि कभी लाइट इस तरह से मैच नहीं हो रही थी, कभी लाइट उस तरह से मैच नहीं हो रही थी, हर बार कट 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 पैकअप करते करते 20th डे पे इस सीन को ओके मिला रमेश सिप्पी साहब से। तो सोचिए कितनी ज्यादा विजन क्लियर था उनका, डायरेक्टर का, अपनी फिल्म को लेके, कि लाइटिंग का 1% भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसे ही नहीं दोस्तों फिल्में हिट होती है, मेहनत उसके पीछे पूरी होती है। आगे भी बताती हूँ, सुनिए। मगर उससे पहले एक आपको मैं किस्सा बता देती हूँ, है ना, क्योंकि आप फैक्ट में बोर ना हो जाएं। मैं अपना एक और किस्सा बताती हूँ, वो बहुत ही रिसेंट है। जिन लोगों ने रामोजी फिल्म सिटी देखा होगा हैदराबाद में, उन्होंने ये भी देखा होगा कि वहां पे एक सेक्शन होता है जहां पे आपको क्रोमा कटिंग सिखाते हैं। उसमें ऑडियंस में से ही जो दर्शक वहां पे गए होते हैं, उनमें से 1-2 लोगों को चुनते हैं और फिर उनको वहां पे एक्ट करवाते हैं। अब इस फिल्म से जुड़ा किस्सा है तो शेयर करना तो यहाँ पे बनता ही है। मैं और नवीन भी गए थे वहां पे अपने भतीजे के साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए, और हमने सोचा चलो रामोजी फिल्म सिटी घूम के आते हैं। अब हमें नहीं पता था कि हमें सिलेक्ट कर लेंगे और मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि नवीन एक्टर है, वो एक्टिंग करते हैं, और हम दोनों में से उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, और नवीन भी, हमने हाथ खड़े किए, हम चले गए। और बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए थे, मगर उन्होंने हम लोगों को चुना, तो हम लोग चले गए। हमें नहीं पता ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो वहां पे उन्होंने मुझे बसंती वाले कपड़े दे दिए। मुझे फिर भी लगा कि कुछ तो अलग है जो नवीन करेंगे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे शायद खड़े रहना होगा। फिर स्टेज पे लेके बहुत सारी क्राउड वहां पे थी और बहुत सारे लोग थे, और पूरा का पूरा थिएटर था वो। तो बसंती का टांगा वहां पे लगा हुआ था, पीछे क्रोमा स्क्रीन था, जैसे कि होता है क्रोमा, और मुझे उन्होंने टांगे पे बिठा दिया और नवीन को काम में बिठाया। आप लोग हंसोगे, मेरी भी हंसी निकल रही थी। वो नीचे टांगा हिलाते हैं ना जिसमें मेरे को भी बहुत हंसी आ रही सोच के कि वो नवीन सॉरी नवीन नीचे टांगा हिला रहे हैं और मैं बसंती बन के ऊपर, अभी दिखाती हूँ आपको, बसंती बन के ऐसे ऐसे करके टांगा चला रही हूँ और मुझे हंसी आ रही है। और वो बोल रहे हंसो मत मैम, हंसो मत मैम, और मैम और देखिए और देखिए और देखिए और कीजिए, सर आप जोर से हिलाइए, सर इतनी जोर से मत हिलाइए। तो मुझे अंदर से तो हंसी आ रही कि एक्टर नीचे टांगा हिला रहा है और जो एक्टिंग नहीं करती है वो ऊपर बैठी है बसंती बन के। वो उन्होंने सीन शूट किया दोस्तों, हंसी अपार।
तो वो सीन जब शूट हुआ और फिर उन्होंने हमें बोला कि आप भी अब ऑडियंस में जाके बैठ जाइए। हम जब ऑडियंस में बैठे फिर उन्होंने क्रोमा कट किया, और क्रोमा कट क्या था कि मैं बसंती हेमा मालिनी की जगह पे बैठी हूँ और पीछे वही सीन चल रहा है, शोले फिल्म में चल रहा है, पीछे डाकू आ रहे हैं, टांगा खींच रहे हैं, वो सब, वो पूरा सीन की फील वही आ रही है जो शोले फिल्म में थी। क्या बात है, मेरे बाप हेमा मालिनी को भी पीछे उड़ गए। पीछे देखिए माँ, look back at the camera. Too much tension on the face. Look at the green mat behind the Basanti. We can also go for the blue mat for the graphics. Green mat या blue mat द्वारा background change कर सकते हैं. Graphics కావాలి అంటే blue లేదా green mat. ఈ రెండే వాడుకుంటారండి. There is a serial coming in Star Plus, C.R.K. Ram. If you watch that serial, you will understand all these graphics. బాహుబలి, రుద్రమదేవి, ఈ రెండు సినిమాలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి గ్రాఫిక్స్ మొత్తం. पीछे देखिए मामा, लुक बैक लोग कैमरा, थोड़ा सेंटर में बैठे, सेंटर, हाँ गुड, लुक स्ट्रेट टू द कैमरा एंड लुक बैक, दैट्स ऑल। तो ये थी मेरी इस फिल्म के साथ याद जो जुड़ी हुई थी। मुझे आज भी, जैसे आपने देखा, कितना मुझे हंसी आई है इस फिल्म को याद करके, ऐसे ही फिल्म मेरी लाइफ का और भी ज्यादा हिस्सा बन गई। और दूसरा हिस्सा ये बनी दोस्तों कि मेरे फादर की बड़ी फेवरेट फिल्म थी। मैं हमेशा अपने फादर का जिक्र करती हूँ क्योंकि वो धर्मेंद्र के फैन थे और उनकी फेवरेट फिल्म जो होती थी वो होती थी एक्शन फिल्म्स। मेरे फादर जब हीरो को लड़ते देखते थे, खास करके धर्मेंद्र, तो उनको भी ऐसे गुस्सा आता था, ऐसे ऐसे मारते थे वो। मतलब हम लोग उनको नोटिस करते थे, हम फिल्म नहीं देखते थे, हम उनकी तरफ देखते थे, मेरे पापा क्या कर रहे हैं। ये हमारे बचपन से लेके अभी भी, जब लास्ट उनकी डेथ हुई है 4 years बैक, उससे पहले भी जितना उनको होश था, जब भी वो फिल्म देखते थे उनको उस टाइम पे गुस्सा आता था जब लड़ाई होती थी। तो खैर, ये मेरी यादें हैं जो मैं एंडलेस है, मैं खत्म नहीं हो सकती हैं। अब मैं आपको 2 और चीजें बताती हूँ जो इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं, बजट से जुड़ी हुई हैं। वो ये है कि एक आपने सीन देखा होगा कि जिसमें रॉबरी होती है और ट्रेन वाला सीन था, शुरू का सीन था। तो ये सीन वहां पे कर्नाटका रामनगर में शूट नहीं हुआ था, ये सीन हुआ था मुंबई पुणे ट्रैक पे। तो वहां पे ये सीन शूट हुआ। तो इस सीन को शूट करने में रमेश सिप्पी साहब ने 7 वीक्स लिए थे। 7 वीक्स का ये सीन था जो 10 मिनट का सीन होगा, जो फिल्म में था शुरू का सीन था। तो उस सीन को 7 वीक्स लगे थे। एक और सीन था जिसमें आपको याद होगा, ए के हंगल साहब का फेवरेट सीन है कि कोई मुझे अपना रास्ता, मस्जिद का रास्ता दिखा दीजिए। जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है, इमाम की डेथ होती है, गब्बर सिंह उनके बेटे की डेथ करता है। तो वो सीन जी हुआ था 19 डेज में शूट। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और हमारे अमजद खान साहब जो गब्बर सिंह के रोल में बहुत अच्छे लगे थे, उन्होंने एक सीन, एक डायलॉग रमेश सिप्पी साहब ने उनसे बार बार बुलवाया था, तब तक बुलवाते रहे थे जब तक तसल्ली ना तो गब्बर सिंह की हुई ना ही रमेश सिप्पी साहब की। और वो डायलॉग कौन था? कितने आदमी थे। और ये डायलॉग इतना फेमस हुआ कि कॉमेडी में चला गया। कॉमेडी में कैसे बताती हूँ आपको, क्योंकि अतिथि तुम कब जाओगे एक फिल्म आई थी जो आप लोगों ने देखी होगी, नई फिल्म, नहीं मतलब मीडियोकर फिल्म कह सकते हैं, परेश रावल की। उसमें कालिया का जो रोल शोभा खोटे के भाई ने किया था, वो उस फिल्म में गब्बर सिंह का रोल कर रहे थे। फिल्म का सीन था कि वो एक्टर है और सीन कर रहे हैं, और अजय देवगन जो है फिल्म के राइटर हैं। अब अपने चाचा को लेके जाते हैं वहां पे, चाचा कालिया को देखते और बार बार ऐसे करते, कितने आदमी थे। और इसी कितने आदमी थे में बहुत सारी बवाल हो जाती है। तो इस फिल्म को, यानी कि इस पर्टिकुलर डायलॉग को कॉमेडी के तौर पे बहुत जगह पे यूज किया गया। तो इस डायलॉग के लिए उनको 40 रीटेक देने पड़े थे, है ना, एक फेमस किस्सा। तो ये सारे फेमस किस्से हैं दोस्तों इस फिल्म से जुड़े हुए। R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक तो आपको पता ही है, कितना फेमस म्यूजिक और कितने बढ़िया म्यूजिक देते हैं। और इस फिल्म में खास करके जो खूबसूरती ये थी कि उन्होंने खुद गाया भी था। वो गाना आपको याद होगा, महबूबा 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 महबूबा, ये गाना उन्होंने खुद अपनी आवाज में गाया था, जो गब्बर सिंह के अड्डे पे था। और जलाल आगा साहब इस पे एक्ट कर रहे थे और अपनी हेलन जी है इसके ऊपर नाच रही थी। तो देखिए कितने सारी चीजें जुड़ी है। सलीम साहब राइटर है, हेलन जी वहां पे डांस कर रही हैं, आज दोनों साथ में है। तो देखिए क्या क्या चीजें, जब वो लोग भी अपनी फिल्में देखते होंगे तो कितने खुश होते होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये तो है ही। उसके अलावा क्योंकि उस टाइम पे धर्मेंद्र बहुत ज्यादा खुश थे हेमा मालिनी से, यानी कि उनको बहुत अच्छी लगती थी हेमा मालिनी जी। तो धर्मेंद्र साहब उस टाइम पे स्टार कलाकार थे, क्योंकि धर्मेंद्र साहब के कहने पे अमिताभ बच्चन साहब को ये फिल्म मिली थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब की कास्ट करवाई थी इस फिल्म में। तो धर्मेंद्र साहब किसी भी कास्ट को हाथ लगाते तो रमेश सिप्पी साहब उनको वो रोल दे देते। तो उनकी नजर थी ठाकुर के रोल पे कि संजीव कुमार वाला रोल जो है वो मैं करूंगा।
मगर दोस्तों जैसे ही धर्मेंद्र को पता चला कि वीरू की बसंती कौन है, कि बसंती आ रही हेमा मालिनी, तो तभी उन्होंने नहीं रमेश मैं ना ये रोल नहीं करूंगा, तुम संजीव को दे दो, मैं जो है वीरू का रोल करूंगा। तो उनका वहां से वीरू हो गए और वो धर्मेंद्र जो थे वीरू, और जय जो है आप जोड़ी आपको पता है जय वीरू की कितनी फेमस है, और ठाकुर बन गए संजीव कुमार साहब। मैं तो कहूंगी एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि संजीव कुमार साहब ठाकुर बने हुए बहुत ही बढ़िया लगे और धर्मेंद्र वीरू बने हुए बहुत बढ़िया लगे हैं। बड़े फेमस सीन है, बड़ी यादें हैं इस फिल्म के साथ। जैसे एक सीन मुझे अभी भी याद है कि वो जो मौसी वाला सीन था, मौसी हाँ कर दो, है ना, धर्मेंद्र साहब टंकी पे चढ़े होते हैं, वो हर जगह पे हर फिल्म में मैं बोल सकती हूँ काफी जगह पे मतलब यूज होता है, लोग इसको फनी वे में लेते हैं। तो हमने भी फनी वे में लिया था। हमारे घर में एक फैमिली फ्रेंड थे जो हमारी ही एज के थे, तो मतलब मेरी सिस्टर वगैरह जो बड़े हैं उनकी एज के थे, तो वो आते थे तो वो हमें आके ये सीन करके दिखाते थे, है ना, और वो डायलॉग बोलते थे, मौसी तुमसे शादी थोड़ी करनी है, हाँ कह दो मौसी, ऐसे ऐसे डायलॉग बोल के हमें कॉमेडी में करके हम बच्चों को हंसाया करते थे। तो वो भी एक बचपन की याद है जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है। और एक जो एंड में आपको मैं बताती हूँ जो बड़ी प्यारी सी बात है कि ये जो फिल्म जब बननी शुरू हुई थी उससे पहले 4 महीने पहले शादी की थी अमिताभ बच्चन साहब ने जया बच्चन के साथ। तो एक शादी के नोट में थे और नई नई शादी थी, उसके बावजूद भी दोनों ने ये फिल्म की। और जब फिल्म फ्लोर पे आई तो फिल्म को थोड़ा डिले करना पड़ा क्योंकि जया बच्चन प्रेग्नेंट थी श्वेता से। तो ये थी कहानी है इस फिल्म की, शोले फिल्म की, और बहुत ही बढ़िया है। अगर मेरे ख्याल में तो जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्होंने ये फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो इस रिव्यू के बाद जरूर देखेंगे। तो देखिए इस फिल्म को, मजा लीजिए और फिर बात करिए और कमेंट कीजिए हमारे वीडियो के ऊपर। और अगर कोई याद आपकी भी किसी भी फिल्म से जुड़ी हुई है तो इस नंबर पे अपना ऑडियो वीडियो भेजिए। नंबर है 9833155523। देखते रहिए प्रोग्राम फिल्मी बात अंजू के साथ और चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.